हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग किसी कंपनी में टॉप पर कैसे निकलें या फिर टॉप पर एंट्री करके उसमें ट्रैप होने से कैसे बचें। वो कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जो हम लोग टेक्निकल चार्ट की मदद से देख सकते हैं जिससे हम लोग अपने आप को टॉप पर ट्रैप होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है बिरला सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड का। तो इसमें हम तीनों चीजों को एक बार कंसीडर करेंगे, बिजनेस मॉडल भी देखेंगे इनका और फाइनेंशियल्स भी कंसीडर करेंगे और बाद में टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि हम टॉप पर अपने आप को एग्जिट कैसे कर लें और कैसे ट्रैप होने से बचा लें कि एक बहुत बड़ी रैली आ रही है तो हम उस रैली में कैसे नहीं फंसे। तो अगर बिजनेस की बात करें तो देखो, बिजनेस इसका बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि आईटी बिजनेस है। बहुत ज्यादा हम वेबसाइट से देखकर नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली आईटी में करते क्या है। तो लेकिन आईटी का बिजनेस है, ये चीज समझ में आ जाता है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है $500 मिलियन पब्लिकली लिस्टेड एंटरप्राइज डिजिटल एंड आईटी सर्विस कंपनी। तो इसमें एग्जैक्टली लोग क्या करते हैं उस चीज को शायद समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। तो उस चीज को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा डीप में जाने के लिए, क्योंकि यहां पर पर्पस इसको खरीदने का नहीं है, बल्कि ऐसे में एग्जिट कैसे हो और कैसे हम अपने आप को टॉप के लेवल पर फंसने से बचाएं या कैसे हम टॉप पर एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करें, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर इस वीडियो का मेरा पर्पस। और इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का अगेन सेम पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है। यहां पर मेरी कोई बाय या सेल या यहां पे शॉर्ट सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो बिरला सॉफ्ट की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 5,000 करोड़ की कंपनी है और पी रेशो 21-22 का है, आरओसी 18 का है, जो कि ठीक ठाक है। प्रोमोटर होल्डिंग 40% है, जो अगेन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। और प्लेजिंग जीरो है, ये एक अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 8% है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन पी रेशो 22 का है, ये ठीक ठाक है। तो ये सस्ता नहीं है और महंगा भी नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, दैट इज ओके। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें फिर नीचे आकर, तो ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखें तो बहुत ज्यादा एज सच ग्रोथ नजर नहीं आती, क्योंकि मार्च 2015 में यानी कि 5 साल पहले 3,000 करोड़ की सेल्स थी और अभी 3400 करोड़ की सेल्स है। यानी कि पिछले 5 साल में सिर्फ 10-12% की ही हमारी इसमें ग्रोथ हुई है सेल्स में। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 237 करोड़ से नेट प्रॉफिट 239 करोड़ है, यानी कि पिछले 5 साल में कोई भी नेट प्रॉफिट में एज सच ग्रोथ नहीं है। तो सेल्स में भी एज सच कोई ग्रोथ नहीं है और नेट प्रॉफिट में भी एज सच कोई ग्रोथ नहीं है। तो 5 साल से कंपनी एक स्टैग्नेंट ही है बिल्कुल, जो इनकी परफॉर्मेंस है। और जब ये परफॉर्मेंस इनकी सेम है तो 22 का पीई कोई बहुत ज्यादा सस्ता पीई नहीं है। तो ये एक ठीक ठाक वैल्यूड कंपनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बैलेंस शीट की भी बात करें तो बैलेंस शीट में 2015 में इनके ऊपर 505 करोड़ का लोन था, जो कि कम होते होते 145 करोड़ का हो गया है। तो यहां पर इन्होंने जो कुछ भी कमाया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने यहां पर उसको लोन उतारने में यूज किया है, विच इज ओके, अगेन ए गुड पार्ट। और फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो इनका सेम ही फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये भी चीज ठीक है। तो यानी कि कंपनी में एज सच कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, साल दर साल लगातार सेम ही काम कर रही है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी सेम ही है, यानी कि 15% थी और अभी 18% है, सेम ही रेंज में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहां पर मार्च 2019 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग एक अच्छी खासी बढ़ गई 41.20%। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा प्रोमोटर्स ने अपने आप को लाइट करना शुरू किया, हल्का हल्का सा। वो एवरी क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बेचते जा रहे हैं। एफआईआई के पास जो पहले होल्डिंग थी 33%, वो कम होकर 22% हो गई है। डीआईआई के पास जो 3% थी वो 11% हो गई है। पब्लिक के पास जो 19% थी वो 19% से बढ़कर 24% हो गई है। तो यहां पर एक ये पॉइंट है जो हमें कंसीडर करना चाहिए कि पब्लिक के पास शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास शेयर्स क्यों कम हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं तो देखो, बिजनेस हमने देख लिया, आईटी बिजनेस है। फाइनेंशियल्स हमने देख लिया कि सब कुछ मीडियोकर है, कोई एज सच 5 इयर्स में कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, डी ग्रोथ भी नहीं है लेकिन ग्रोथ भी नहीं है, सेम ही सेल्स है और सेम ही हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं 5 साल में। और 5 साल में अगर सब कुछ सेम रहता है तो 22
कि जो पीई होती है वो कोई बहुत अच्छी पीई नहीं होती, वो मतलब एक ठीक ठाक वैल्यूड है, यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाने का स्कोप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आता। अब अगर टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में देखो, ये मार्च 2020 में जब पेंडेमिक आया था तो पेंडेमिक में ये 50 रुपए के आसपास हमारा ट्रेड करने लगा था शेयर, ऊपर से हमारा टूटना शुरू हुआ था फेब में 105 रुपए से। तो 105 रुपए से टूटकर ये 50 रुपए आया और 50 रुपए से ये नॉन स्टॉप हमारा 200 रुपए इसने टच किया, यानी कि 4 गुना ये शेयर हो गया। और जो ये 4 गुना शेयर हुआ है, इसको अगर हम देखें तो यहां पर एक मैं इसकी मूवमेंट यहां पर कैप्चर करता हूं और इस मूवमेंट को कहा जाता है पैराबोलिक मूव, यानी कि एवरी टाइम ये एक राउंडिंग तरीके से ऊपर जाता है और ये राउंडिंग इस तरीके से जाता है कि नेक्स्ट टाइम इसकी जो रफ्तार है ना वो और तेज होती चली जाती है और ऊपर को होती चली जाती है। और जब फाइनली ये राउंडिंग पूरा मूव बना लेता है तो टॉप पर एक राउंडिंग टॉप नजर आता है और ये राउंडिंग टॉप इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर को नहीं, ऊपर से नीचे को, इस तरीके से होता है ये। तो राउंडिंग टॉप इसको कहते हैं। और राउंडिंग बॉटम किसे कहते हैं मैं बनाकर दिखा देता हूं, यहां पर नजर नहीं आ रहा है लेकिन राउंडिंग बॉटम हमारा ऐसा होता है। तो राउंडिंग बॉटम इज जस्ट अपोजिट ऑफ द राउंडिंग टॉप। तो राउंडिंग बॉटम एक्यूमुलेशन कहा जाता है कि राउंडिंग बॉटम है तो यानी कि धीरे धीरे माल को परचेज किया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं वो धीरे धीरे माल को, स्टॉक्स को परचेज कर रहे हैं। और जब राउंडिंग टॉप बनता है वो भी टॉप पर जाकर, तो वहां पर यानी कि धीरे धीरे माल को निकाला जा रहा है। और ये माल कब निकल रहा है? ये माल तब निकल रहा है जब एक पैराबोलिक अपमूव के साथ में यहां पर शेयर प्राइस ऊपर गया है और वो भी 50 रुपए से 200 रुपए हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। और वो भी कितने टाइम में? सिर्फ 6 महीने में, 6-7 महीने में जब शेयर प्राइस 4 गुना हो गया है। अब अगर थोड़े से एक और पॉइंट देखें, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए तो वहां पर खरीदना तो कभी बनता ही नहीं है, इवन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बार हम देख लेते हैं। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 70% ऊपर है और जो इसने हाई बनाया था वो तो हाई तो बहुत ज्यादा ऊपर बनाया था, तो 90% था। और 90% भी अगर हम यहां से ट्रेस करें जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था और उस टाइम पर 200 दिन का मूविंग एवरेज कितना था, तो वो 100% ही था। तो 100% मींस 200 दिन के मूविंग एवरेज से डबल प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी मेरे हिसाब से यहां पर खरीदना नहीं बनता। मैं इस चार्ट को क्यों कंसीडर किया हुआ है, 2 रीजन है। सबसे पहले तो कि पैराबोलिक मूव के बाद में राउंडिंग टॉप बने और वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से इतना ऊपर हो तो वहां पर बाय तो करना बनता ही नहीं है। जनरली होता क्या है, इस तरह के शेयर्स की रिकमेंडेशंस मार्केट में बहुत ज्यादा आती हैं और इस तरह के छोटे शेयर्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं टॉप पर जाकर। और टॉप पर जाकर जब वो फंसते हैं और वो वापस 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है तो प्राइस आधा रह चुका होता है और फिर सबके क्वेश्चंस आते हैं कि विवेक भाई इस शेयर्स में टॉप पे फंस गए थे, अब क्या करें? तो उस टाइम पर बोलने के लिए अपने पास कुछ नहीं होता। तो मैंने ये एग्जांपल इसीलिए यहां पर लेकर आया कि अगर निकलना है तो यहीं पर निकल जाएं, क्योंकि इस तरह की चीजें वापस आनी ही है। एक और मैं आपको बता दूं, अगर इसको थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये इस चार्ट की नेचर भी है। और ये नेचर किस तरह की है कि ये इस तरह का टॉप बनाता है और टॉप बनाकर आप ये देखो कि ये जो अप ट्रेंडिंग लाइन है इसको एग्जैक्टली सेम वे में इसने टच किया है। तो ये हाई इसने बनाया था फेब 15 में, उसके बाद ये नीचे गया काफी, उसके बाद फिर से इसने इसी तरह की बड़ी सी मूव दिखाई और मूव दिखाकर ये सितंबर 18 में इसने फिर हाई बनाया, फिर ये उसी तरह से नीचे गया और नीचे जाके फिर इसने बड़ी सी मूव अभी बनाई है और ये इस तरह से हाई बनाया। और जो अप ट्रेंडिंग लाइन है इसने इसके टॉप को टच किया और टॉप को टच करके सीधा वहीं से इसने नीचे आना शुरू हुआ है। तो अगर ये अपनी पुरानी शेयर अगर अपनी पुरानी नेचर को टच कर मींस फॉलो करता है ना, तो यहां से ये फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा और शायद नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। तो यहां पर परचेज करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। किसी ने नीचे परचेज किया हुआ है तो यहां पे सेल करना बनता है, प्रॉफिट बुक करना बनता है। और अगर किसी ने यहीं पर बाय किया है ना तो यहां पर फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां पर निकल जाने की जरूरत है। लेकिन जब मैं इतना सब कुछ इस चार्ट को देखकर बोल रहा हूं ना, तो यहां पर एक चीज फिर से याद दिला देता हूं कि करना अपनी ही मर्जी से। मैं तो सिर्फ आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि इस तरह के चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और टॉप पर अपने आप को कैसे निकालते हैं। तो वो लोग बहुत लकी हैं जिन्होंने नीचे परचेज किया। लकी देखो अपनी मेहनत होती है और अपनी समझदारी भी होती है। किसी ने समझदारी से नीचे खरीदा, ऊपर चला गया, तो लक फिर भी काम करता है। हर चीज में लक काम करता है हमारी लाइफ में। तो जिसके पास भी नीचे से खरीद के ऊपर है ना, तो यहां प्रॉफिट बुक करना बनता है। और अगर इसमें वापस से री एंट्री करनी भी है ना, तो यार जैसे
पहले सस्ता परचेज किया था नीचे आने पर और प्रॉफिट हुआ ऊपर जाने पर, तो सेम चीज दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। नीचे सस्ता जब हो जाए तब फिर से परचेज करें, फिर से ऊपर जाके बेचा जाए। मैं आपको दो चीजें इसमें और दिखा दूं। एक चीज इसमें बहुत स्पेशल आपको बता दूं कि यहां पर ये हैवी वॉल्यूम के साथ इसने यहां पर एक अपमूव लिया और ये 18 अगस्त की बात है, हैवी वॉल्यूम थी 18 अगस्त को, ये 14.5% ऊपर गया। नेक्स्ट डे फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वहां से वापस आ गया और वापस आकर आप अगर वॉल्यूम देखोगे ना तो ये वॉल्यूम सारी की सारी बहुत हैवी वॉल्यूम थी, यानी कि जितना माल यहां पर ऑपरेटर्स ने परचेज किया ना इसको और ऊपर ले जाने के लिए, अगले दिन वहां पर बहुत तगड़ी बिकवाली भी आ गई। और जिस दिन ये बिकवाली आई है ना उसी सेल ऑफ के बाद में यहां से राउंडिंग टॉप बनना शुरू हो गया, यानी कि जो ऑपरेटर्स इसको लेकर ऊपर जा रहे थे उनको यह चीज पता चल गई कि यहां पर किसी ने अपने रखे हुए शेयर्स को सेल किया है, और अगर किसी ने यहां पर सेलिंग स्टार्ट किया तो यहां से ऊपर ले जाना उनके लिए खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो ऑपरेटर इसको यहां से लेकर ऊपर गए थे ना उन्होंने भी यहां पर, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं राउंडिंग टॉप को, यहां पर अपना माल निकालना शुरू कर दिया। एंड मींस यहां पर इस पूरे अपमूव की जो गेम है ना वो ओवर हो चुकी है। दिस इज एंड ऑफ द गेम अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी चार्ट एनालिसिस की जो मैं समझता हूं चार्ट को, जितना अभी तक समझ पाता हूं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इस चीज को कर लेना, और यहां पर जो ये तरीके हैं ना समझने के चार्ट को कि ऊपर कैसे नहीं फंसे, सेम चीजें हर चार्ट में अप्लाई होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखना है कि बहुत चीज ऊपर चली गई है, अब ऊपर से नीचे आना बाकी है। और वैसे भी इस चार्ट की तो मतलब इसकी तो ये टेंडेंसी है ही कि खींच के ऊपर लेकर जाओ फिर गिरा दो, फिर ऊपर लेकर जाओ फिर गिरा दो, फिर खींच के ऊपर लेकर जाओ और फिर अच्छे से गिरा दो, फिर अच्छे से ऊपर लेकर जाओ। तो ये तो ऐसे करता ही रहता है। तो यहां पर तो खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से कर लेना काम को। मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्यू डिलिजेंस वर्ड को देखकर इरिटेट मत होना, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है, अपनी समझदारी जरूरी है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। अगली वीडियो फिर से कल को 5 बजे आएगी। मैं डेली 5 o'clock इवनिंग में एक वीडियो डाला करूंगा जिससे हम अपनी ट्रेडिंग और टेक्निकल स्किल्स को और इन्वेस्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर सके। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और रिमाइंडर के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर लेना, जिससे आपके मोबाइल ऐप पर वो नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा, आप मिस नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।